नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के भारी विरोध के बावजूद भी नई शराब नीति के तहत दिल्ली में रेस्टोरेंट, बार, बैंकेट हॉल, होटल और क्लबों में 201 नए लाइसेंस देकर इनमें अब शराब रात्रि 3 बजे तक परोसने का प्रबंध किया है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया के साथ भ्रष्टाचार करके दिल्ली सरकार ने इन लाइसेंस और नई आबकारी नीति के तहत दिए गए लाइसेंसों का आवंटन किया, जिसका उजागर करने और जांच की मांग के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एनआरएआई के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट इन दिल्ली के नाम पर पूरी तरीके से शराब माफिया की गिरफ्त में होकर निर्णय लिया गया है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि जनता के प्रति जिम्मेदारियों को एक तरफ रखते हुए केजरीवाल द्वारा रेस्टोरेंट और बार में शराब आसानी से परोसी जा सके, उसके लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ किसी तरह की परेशानी पैदा ना करें। दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद करने की ठान ली है। पहले युवाओं की शराब परोसने की उम्र और शराब पीने की उम्र को 25 से कम करके 21 कर दिया गया और प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 शराब के ठेके खोल दिए गए और अब 24 घंटे शराब मुहैया करा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जबरन इतने विरोध के बावजूद भी नई शराब नीति जो है उसको लागू किया गया। पहले तो उम्र युवाओं की कम की गई और उसके बाद अब उन्हें देर रात तक शराब परोसी जा रही है, जिसकी वजह से युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है और इसका जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है, ये उन्होंने कहा। अनिल कुमार ने कहा कि नई शराब नीति के तहत तो दिल्ली में रेस्टोरेंट, बार, बैंकेट हॉल, होटल और क्लबों में 201 नए लाइसेंस दिए गए हैं और इनमें अब रात को 3 बजे तक शराब जो है वो परोसी जा रही है और इसका प्रबंध भी किया गया है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया के साथ भ्रष्टाचार करके दिल्ली सरकार ने इन लाइसेंसों और नई आबकारी नीति के तहत दिए गए लाइसेंसों का आवंटन किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से नई शराब नीति जो है उसमें हमने देखा शुरुआत से कितना विरोध हुआ, बावजूद इसके लागू भी हुई है और रात 3 बजे तक, या यूं कहें कि अगले दिन सुबह 3 बजे तक शराब परोसी जा रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की जो नीति थी, आबकारी नीति, उसके खिलाफ जो लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिला, लगातार कहीं ना कहीं जनता की आवाज भी उठती नजर आई और यहाँ तक कि लगातार जब पॉलिटिकल पार्टियां थी, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, तो उन्होंने भी लगातार प्रदर्शन किया दिल्ली सरकार के खिलाफ। मगर दिल्ली सरकार ने जो अपनी आबकारी नीति थी उसको वापस नहीं लिया, बल्कि में जो एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दी जा रही थी शराब की, और उससे कहीं ना कहीं शराब के जो चाहने वाले थे या फिर कहीं शराब के जो पीने वाले थे वो लगातार शराब की दुकानों पर कहीं ना कहीं भीड़ के रूप में नजर आते रहे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार अब शराब को जो परोसने का काम जो है वो लगातार उसमें भी इजाफा किया जा रहा है। रात 3 बजे तक शराब जो है वो अब परोसी जाएगी। रेस्टोरेंट की बात करें, बार की बात करें, बैंक्वेट हॉल की बात करें, क्या कहते हैं होटलों की बात करें, तो इसमें अब जिस तरीके से रात 3 बजे तक शराब मिल सकती है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं नशे का जो कह सकते कारोबार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार को जरूर इसके अंदर बेनिफिट हो सकता है,
क्योंकि टैक्स के रूप में जो शराब पर जो टैक्स जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को अब ज्यादा मिलेगा। और इसी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया कि 201 जो लाइसेंस दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं शराब के ठेकेदारों को इस तरीके से दिए गए हैं, उसके अंदर कालाबाजारी भी की गई है और उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जांच की भी मांग की जा रही है। और दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलने के लिए अब समय भी मांगा गया है कांग्रेस की तरफ से। मगर लगातार जिस तरीके से अब शराब परोसी जाएगी और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है पहले 25 साल उम्र वो हुआ करती थी उसको घटाकर 21 साल कर दी गई, और उसके बाद में लगातार हर इलाके के अंदर 3 से 4 शराब की दुकानें खोली गई और उसके बाद में लगातार शराब को जो फ्री किया गया, एक के ऊपर एक फ्री किया गया, तो इससे कहीं ना कहीं युवा जो है वो नशे का शिकार बनता हुआ नजर आ रहा है। और दिल्ली सरकार जो है वो जनता के बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार अब दिल्ली सरकार पर हमलावर है। अनिल कुमार ने जिस तरीके से तमाम आरोप लगाए उसको लेकर क्या कुछ अब बाकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस पार्टी के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर बात करें दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कोई बयान सामने आया इसको लेकर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नई शराब आबकारी नीति जो है वो लगातार कहीं ना कहीं उसमें इजाफा किया जा रहा है, शराब की दुकानों को नई नई खोला जा रहा है, यहाँ तक कि एक के ऊपर एक फ्री दी जा रही है और उसके बाद में अब रात 3 बजे तक शराब जो है वो परोसी जाएगी। तो उससे कहीं ना कहीं जो शराब के जो ठेकेदार है या फिर कहे होटलों के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो दिल्ली सरकार को भी मिलेगा। मगर जो 201 जो शराब की ठेके जो लाइसेंस दिए गए हैं उसके अंदर भी कालाबाजारी की गई है। ये भी कहना है कांग्रेस पार्टी के तरफ से, कहना है कि इसके अंदर जो ठेके दिए गए हैं या लाइसेंस दिए गए हैं उसके अंदर जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए दिए गए हैं और इस लाइसेंस को लेकर जो कालाबाजारी की गई है वो भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मगर जिस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसके अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो जांच करेगी लाइसेंस को किस तरीके से दिया गया है, और ये जो शराब का आबकारी नीति है इसके अंदर जो रात 3 बजे तक होटलों को, रेस्टोरेंटों को और बारों को इस तरीके से खोलने की परमिशन दी गई है, ये परमिशन क्यों दी गई है, इसके अंदर कालाबाजारी तो नहीं हुई है, ये जांच का विषय है। मगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर अब बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी लगते नजर आ रहे हैं। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी भी इसको लेकर कोई बड़ा बयान नहीं सामने आ रहा है। जी ठीक है, बयान को इसको लेकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से बताया गया है कि बार रेस्टोरेंट में सुबह 3 बजे तक के लिए ये जो शराब है वो बेची जा रही है उसका प्रबंध किया गया है और 201 नए लाइसेंस दिए गए हैं। इससे सीधे तौर पर भविष्य जो है बच्चों का, जो युवाओं का, वो कहीं ना कहीं अंधकार में जाता दिख रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 201 लाइसेंस दिए गए उसके अंदर कालाबाजारी हुई है नहीं हुई है, लाइसेंस देने के नाम पर पैसे उगाई हुई है नहीं हुई है, ये जांच का विषय है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली की जो जनता है अब वो कहीं ना कहीं नशे का शिकार होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिसके ऊपर एक फ्री शराब की मिल रही है तो सस्ती की वजह से, यानी कि एक शराब की बोतल की कीमत अगर हम 500 रुपए माने तो कहीं ना कहीं दूसरी शराब की जो बोतल है वो फ्री पड़ती है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो 250 रुपए की एक शराब की बोतल पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट जो है वो शराब के जो पीने वाले हैं या युवा जो है वो नशे का शिकार बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शराब की दुकानों पर सुबह से ही लोग बाग खड़े हो जाते हैं, दुकान खुलती नहीं है उससे पहले ही लोग बाग अपनी लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में शराब पीकर वो सारे दिन नशे में रहते हैं या फिर महिलाओं को छेड़ते हैं या फिर कहीं कमेंटबाजी करते हैं या फिर बाजारों के अंदर चोरी करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है जो चोरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शराब के पीने वाले हैं वो नशे का शिकार बनते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर भाजपा भी कहे या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहे, दोनों तरफों से यही कहा जा रहा है कि दिल्ली के युवाओं को नशे का शिकार बनाया जा रहा है और इसके अंदर सीधे सीधे जिम्मेवार जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है। जी ठीक है, युवाओं को लेकर जिस तरीके से नई शराब नीति को लागू किया गया है और युवाओं की उम्र भी कम कर दी गई है, इसको लेकर तो कांग्रेस हमलावर है ही, वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी वहां पर हमलावर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। काफी प्रदर्शन बीजेपी ने भी किया, बीजेपी का इस पर अभी क्या कुछ कहना है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर लगातार दिल्ली सरकार के ऊपर हमला कर रही है और लगातार पिछले काफी दिनों के अंदर बड़े प्रदर्शन भी किए। दिल्ली प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, उन्होंने भी लगातार इसको लेकर बड़े आरोप लगाए। यहाँ तक कि भाजपा के जो बड़े नेता है उन्होंने भी मीनाक्षी लेखी को लेकर बात करें या फिर और बड़े नेताओं को लेकर करें, दिल्ली सरकार के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब रात 3 बजे तक जो शराब परोसी जाएगी उम्र को घटाकर 21 साल कर दिया
दिया गया और रात 3 बजे तक शराब परोसी जाएगी। शराब के बैंकेट हॉल की बात करें, बार की बात करें या फिर रेस्टोरेंट की बात करें, होटलों की बात करें, जिस तरीके से अब शराब मिलेगी उससे तो कहीं ना कहीं युवा जो है वो सीधे सीधे कहीं नशे का शिकार होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से अब भाजपा भी कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाएगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भग्गा को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा था, और अब जिस तरीके से आबकारी नीति है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस की तरफ से बड़े आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे और प्रदर्शन भी देखने को मिल सकते हैं। मगर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से आबकारी नीति को लेकर कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया गया जिससे जनता के बारे में सोचा जा सके। जी, जनता का इस पर फिलहाल क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम लगातार जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, मात्र शराब को फ्री करने का काम किया है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पहले दिल्ली सरकार जब आई थी 2014 के अंदर, तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि बिजली फ्री की जाएगी, पानी फ्री किया जाएगा, मगर बाद में बिजली फ्री की गई 2017 के अंदर। तो जिस तरीके से जनता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत की सांस लेती नजर आई कि बिजली फ्री हुई है, पानी फ्री हुई है, महिला को लिए बसों के अंदर किराया फ्री हुआ है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत थी। मगर जिस तरीके से अब कसते हैं बिजली को वापस किया जा रहा है, यानी कि अब उसका चार्जिंग लगेगा, फ्री की जो स्कीम है वो खत्म होती नजर आ रही है, और दूसरी तरफ एक तरफ शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा जो है वो कहीं ना कहीं अब नशे का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं की बात करें और कहीं ना कहीं घरों की जो ग्राउंड क्लास की या फिर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे परेशान है, और कहीं ना कहीं वो भी यही, उनके बीच में भी ये डर लग रहा है कि उनको कि युवा जो है या उनके जो बच्चे हैं अब वो कहीं ना कहीं नशे का शिकार न बन जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं नशे से बचाने के लिए दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार जो है इसको लेकर कुछ बड़े कदम उठाए ताकि जो उनके बच्चे हैं या युवा हैं वो नशे का शिकार ना बन सके। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के कानों पे जोग भी नहीं रह रही है और दिल्ली सरकार इसको लेकर कुछ भी कदम नहीं उठाती नजर आ रही है, उससे तो कहीं ना कहीं जनता की परेशानियां आने वाले दिनों के अंदर और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें आने वाली हैं। जी, राजीव, दिल्ली में वो तस्वीरें भी देखी गई जब जो महिलाएं जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और उनको रोकने की कोशिश कर रही है, और कई बार तो थानों के आगे भी प्रदर्शन किया गया और हटाया भी गया है शराब के ठेकों को दिल्ली से। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें महिलाओं की और ग्राउंड क्लास की या फिर मिडिल क्लास के लोगों की, तो लगातार प्रदर्शन भी किए गए थे, थाने का घेराव भी किया गया कि आप लोग इसको इन थाने शराब की दुकानों को परमिशन क्यों दे रहे हैं। हर इलाके के अंदर हर छोटे छोटे मंदिरों के पास की बात करें या स्कूलों के पास की बात करें, वहां पर भी शराब की दुकानें खोली गई। मगर जो प्रदर्शन की जो आवाज थी वो शायद दिल्ली सरकार के कानों तक नहीं पहुंची, जिसका कहीं ना कहीं फायदा जो है दिल्ली सरकार या फिर कहीं शराब के जो चाहने वाले या फिर कहीं शराब के जो माफिया हैं उन तक प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। मगर दिल्ली जनता ने कहीं ना कहीं प्रदर्शन के साथ साथ उन शराब की दुकानों के अंदर भी जाकर तोड़फोड़ की, और यहाँ तक कि लगातार ये भी कहा गया कि हम शराब की दुकानों को नहीं खुलने देंगे। मगर फिर भी दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं 201 जो शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया गया है, उससे तो दिल्ली सरकार की सिर्फ यही रणनीति नजर आ रही है कि सिर्फ शराब की दुकानों को खोला जाए ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके, मगर युवा जो है वो नशे का शिकार होते हुए नजर आए। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। खासकर योगी ने ललितपुर के पाली थाना में दुष्कर्म के मुद्दे पर अधिकारियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था के नाम पर कलंक हैं, इनसे सरकार की छवि खराब होती है। इस घटना पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई में झांसी मंडल पूरे प्रदेश में पीछे है। अधिकारी कार्रवाई करने में सुस्ती दिखाते हैं, जब यहां लखनऊ से फोन आने पर ही कार्रवाई होती है। इन पर हालातों को तत्काल सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड विशेषकर झांसी में माफिया ने काफी अवैध संपत्तियां बनाई है। खास योजनाओं की समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेयजल योजनाओं की धीमी गति को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी होगी। साथ ही अगर कोई कंपनी या ठेकेदार योजनाओं में लापरवाही बरत रहा हो तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तरह बुंदेलखंड में भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही सीएम ने जल जीवन मिशन, जन सुनवाई जैसे मुद्दों पर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी के साथ आपको बता दें कि आज दूसरा और आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बुंदेलखंड झांसी दौरे का है। इस दौरान आज वो ललितपुर जाएंगे और ललितपुर में जिस तरीके से दुष्कर्म की घटना हुई उस पर अपनी बात वहां स्पष्ट करेंगे और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।
तो बता दें कि बुंदेलखंड दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कल वो झांसी के दौरे पर थे, 2 दिवसीय उनका दौरा है। आज वो ललितपुर जाएंगी और वहां पर दुष्कर्म की जो वारदात हुई, थाने में जो वारदात हुई, उसको लेकर वहां पर अधिकारियों से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं और तमाम कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ललितपुर जा रहे हैं। ललितपुर में जिस तरीके से उनका कार्यक्रम आज प्रस्तावित है, उसमें कल उन्होंने झांसी का दौरा किया, वहां पर भी तमाम अधिकारियों से बातचीत की और आज ललितपुर में वो जा रहे हैं। और वहाँ पर वो जो है जल आपूर्ति की प्रगति की चर्चा करेंगे। साथ ही वो जो है जनवरी और पहुंचेंगे और जो नवादी परियोजना का स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। जी ठीक है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे, विस्तार से बताएं। जी, कार्यक्रम कल इस प्रकार रहेगा कि इलेक्ट्रोल अभी जो है मुरारी बाबू जी की कथा चल रही है, तो योगी जी को वहाँ भी जाना है। साथ ही योगी जी की एक जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी हुई है, तो वहाँ पर वो लोग उनके साथ में योगी जी बैठक करेंगे। जी, मुलाकात अधिकारियों से वो कर सकते हैं, किस तरीके की जानकारी? जी जी, क्योंकि जो योगी जी का जो है अधिकारी के साथ भी बैठक होना है और जो वहाँ पर अधिकारी जो वर्ग के लोग हैं सभी वहाँ पर योगी जी की तैयारी में लगी हुई है और जो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, लगातार अलर्ट है और कड़ी सुरक्षा वहाँ पर की गई है। किस तरीके की सुरक्षा की गई है नीतीश? इस समय जो है ब्लैक कमांडो भी है और वहाँ पर फोर्स भी वहाँ पर तैनात है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो ललितपुर आज जाने वाले हैं और ललितपुर में अलग अलग कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने लाउडस्पीकर के मुद्दे पर शिवसेना, संजय राउत और महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि मस्जिदों के चक्कर में हिंदुओं की आरती भजन कीर्तन बंद हुए, इस पर उन्होंने कहा कि जो स्वयं हिंदू नहीं मानते वो हिंदुओं के मंदिरों की चिंता ना करें, मंदिरों की चिंता हिंदू समाज करेगा। संजय राउत अभी अभी खुद को हिंदू मानने लगे हैं। वहीं अयोध्या दौरे से पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, ये भी उन्होंने कहा। बीजेपी सांसद की यह मांग उनकी व्यक्तिगत मांग है, पार्टी की भूमिका नहीं है। इसके साथ ओबीसी आरक्षण पर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण गंवाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार ही गलत गाड़ी जो है सरकार की गलत ट्रैक पर चल रही है। आरएसएस और बीजेपी ने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि बीजेपी आरक्षण ला कर रहेगी। वादा किया ये हमारी बहुत रेगुलर होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। संजोग से अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया जिसके अनुसार विदाउट ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण चुनाव हो गए, तो स्वाभाविक रूप से इसकी रणनीति भी इसमें तय हुई कि हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार ने इसमें जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए वो जिम्मेवारी निभाई नहीं। 2 साल मिले इसमें, उन्होंने इनको समझा ही नहीं कि क्या करना है, अभी भी नहीं समझा है। तो अभी भी वो समय लेकर ये समय गंवाने का विषय है। एक ऐसा है कि मुंबई से निकले जाना पुणे, तो गाड़ी गई नासिक में जाने के बाद हम नासिक गई, तो नासिक से फिर से मुंबई, ऐसा चल रहा है। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस हो या फिर बीजेपी हो, या हमेशा आरक्षण विरोधी रही है और ऐसे में वो लोग जो है सिर्फ दूसरों के नाम पर बिल फाड़ रहे हैं, वो एक्चुअल आरक्षण नहीं है। अरे भाई, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
आरक्षण का विरोध नहीं, समर्थन ही किया। उसके लिए जब जब संघर्ष हुआ, संघर्ष में रहे। अब पिछला वो तो संघर्ष में हम रहे, लेकिन अभी का बोलो सरकार किसकी है? क्यों नहीं एम्पेरिकल डाटा कलेक्ट करते? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बताते हैं कि भाई महाराष्ट्र में ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण की आवश्यकता है? तो ये तो अभी तो आपके सर पर आएगा। दादा दूसरा सवाल ये है कि राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के बीजेपी के एक सांसद ने और तमाम सारे लोगों ने विरोध किया कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब विषय रखता है तो वो कोई पार्टी की भूमिका नहीं रहती, वो उनकी व्यक्तिगत भूमिका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, चंद्रकांत पाटिल ने जो आरोप महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगाए हैं, विस्तार से बताएं। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने महाविकास आघाड़ी पर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि मुंबई में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो घमासान मचा हुआ, उसको लेकर अब कहीं न कहीं बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार है। चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में अगर आरक्षण नहीं हुआ तो इसका कारण है कि महाविकास आघाड़ी सरकार की लापरवाही। महाविकास आघाड़ी सरकार आज आरएसएस और बजरंग दल को घेरती हुई नजर आती है। अगर ऐसे में सबसे पहले बजरंग दल और आरएसएस पूरी तरह से ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है और बीजेपी किसी भी हाल में महाराष्ट्र में आरक्षण लाकर ही रहेगी। मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार की लापरवाही के चलते, लचर रवैये के चलते महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण नहीं ला पाए, लेकिन बीजेपी और ओबीसी आरक्षण जरूर लाएगी और आने वाले चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण देगी। इस तरह का खुलासा किया गया है। ठीक है, जिस तरीके से राज ठाकरे पर भी उन्होंने जवाब दिया और राज ठाकरे के ऊपर जिस तरीके से कहा गया था कि माफी मांगे, उसको उन्होंने व्यक्तिगत जो बयान है वो बताया है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के ही एक सांसद ने कहा था कि अगर राज ठाकरे अयोध्या दौरे पे जाते हैं तो अयोध्या दौरे से जाने से पहले उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, ऐसी मांग की। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधे तौर पे इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि यह सांसद का व्यक्तिगत मामला है, पार्टी का कोई निजी मामला नहीं है, ऐसे में इस पर बात रखना गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर कहीं न कहीं मंदिरों के जो है लाउड स्पीकर उतर गए हैं और मंदिरों से भी जो आवाज नहीं आ रही है। ऐसे में चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि सीधे तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार हिंदुत्व को भूल गई है। ऐसे में सबसे पहले वो हिंदुत्व को देखे और बीजेपी को कोसना बंद कर दे, क्योंकि संजय राउत को तो आज हिंदुत्व याद आया है और बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व को लेकर चलती है। इस तरह का बयानबाजी जो है चंद्रकांत दादा पाटिल ने किया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर जो हटाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके चक्कर में मंदिरों से जो लाउडस्पीकर है वहां से आवाज आनी बंद हो गई है। अगर बात संविधान की करें तो जिस तरीके से तमाम चीजें, नियम कानून सबके लिए एक है, तो मंदिर और मस्जिद की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाउडस्पीकर हटे तो सभी से हटने चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। फैसला दिया है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी नॉइज पोल्यूशन, शोरगुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। अब ऐसे में जिस तरह से राज ठाकरे ने मस्जिदों के बाहर लगे हुए तमाम भोंगों को, लाउडस्पीकर को हटाने की पहल की थी, उसमें कहीं न कहीं अब हिंदू धर्मों के जो मंदिर है वो भी काफी हटाए गए और काफी मंदिरों के जो है डेसिबल कम कर दिया गया, आवाज कम कर दी गई, जिसमें आरती भजन संध्या के वक्त जो बड़े बड़े मंदिरों में सुबह काकड़ आरती होती थी, वो आरती जब लाउडस्पीकर के माध्यम से नहीं की जाती। तो ऐसा आरोप है, लेकिन जब राजनेता बात करते हैं तो हमेशा द्विपक्षीय बात करते हैं। ऐसे में चंद्रकांत दादा पाटिल ने सीधे तौर पर कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार अगर हिंदुत्व भूल गई है तो सबसे पहले उसे हिंदुत्व याद दिलाना होगा। उसके बाद संजय राउत को बड़ी उन्होंने तंज कसा है कि संजय राउत तो आज जो है नए नए हिंदुत्व को याद करने वाले हैं, तो लेकिन बीजेपी ऐसी नहीं।
ठीक है, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी यहाँ पर जिस तरीके से बातचीत हुई उसके बारे में भी बताएं। देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर सीधे तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरते हुए बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार इसमें संघर्ष करती तो शायद सफल हो जाती, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई काम नहीं किया। इस वजह से महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण नहीं लाया गया। लेकिन विपक्ष में बैठे देवेंद्र फडणवीस का सीधे तौर पर आरोप है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण लेकर ही रहेंगे। आने वाले समय में वो 27% ओबीसी आरक्षण भी देंगे, इस तरह की उन्होंने खुलासा किया। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि संघर्ष ही इतिहास रहा है, जो संघर्ष नहीं करता वो इतिहास नहीं बना सकता। ऐसे में भाजपा जो है संघर्ष करेगी और आने वाले समय में एक इतिहास बनाएगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार जो है जानबूझकर ओबीसी आरक्षण पर काम नहीं करती है, संघर्ष नहीं कर रही है। तो आने वाले समय में ओबीसी आरक्षण के लोग जो है महाविकास अघाड़ी सरकार को सरकार से बाहर निकालने का काम करेंगे, इस तरह का आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। ग्रीष्मकाल के लिए बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में 6:15 पर खोल दिए गए। अगले 6 महीने श्रद्धालु मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इस पावन मौके का साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे। आज सुबह बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही जय बद्रीनाथ के जयघोष से धाम गूंज उठा। धाम में पहली पूजा और महाअभिषेक पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। इस दौरान उनकी ओर से विश्व कल्याण और आरोग्यता की भावना से पूजा अर्चना और महाअभिषेक समर्पित किया गया। बता दें कि रविवार को सुबह 5 बजे कुबेर जी की डोली ने बद्रीनाथ मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश किया था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उपाध्यक्ष किशोर पवार, पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट, बद्रीनाथ के मुख्य कार्यकारी बीडी सिंह के साथ ही अन्य बीकेटीसी कर्मचारियों और तीर्थयात्रियों ने रावल शंकराचार्य गद्दी स्थल और गाडू घड़ा का फूल मालाओं और बद्री विशाल के जयकारों के साथ स्वागत किया। जी, मैं तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ धाम भास्कर पुरोहित और यहाँ पर क्षेत्रीय पुरोहित तीर्थ पुरोहित भास्कर पुरोहित के नाम से हम लोग यहाँ पर वर्षों से हमारा कार्यक्रम यहाँ पर है और काफ़ी उत्साह लोगों में ये देखा गया। आज कोरोना काल से जो यात्रा बंद हो रखी थी, लोगों में काफ़ी उत्साह। आज 2 साल के बाद मंदिर के अंदर जयकारा लोगों के मन में निकला। 6:15 पर भगवान का मुहूर्त निकला हुआ है और 6:15 पर भगवान का कपाट खोल दिए गए। वृष लग्न था और श्रीवत्स योग था। इस पर जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए गए हैं, किस तरीके से उत्साह देखते ही बनता है? चारों धाम की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री के बाद यहाँ केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। प्रातः 6:15 पर यहाँ पर विधि विधान से पूजा पाठ करके धाम को खोलने की यहाँ पर शुरुआत की गई और जो यहाँ पर जो पुजारी थे उनकी तरफ से यहाँ पर पूजा पाठ की गई। विधि विधान जो होता है कपाट खोलने से पहले उनकी यहाँ पर पूरी तरीके से पूजा पाठ करने के बाद बद्रीधाम धाम को खोल दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए। और इस लंबा समय क्योंकि कोरोना काल 2 साल होने के बाद अब कहीं जाकर के श्रद्धालुओं को मौका मिल रहा है धाम में पहुँचने का, क्योंकि मुक्ति धाम भी कहा जाता है। वर्षों से पुराणों से इसकी एक मान्यता है। लोग लगाए रहते हैं जब धाम खोलते हैं यहाँ पर पहुंचने के लिए, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए, तो लोगों में खासा उत्साह है। और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो राज्य सरकार की कोशिशें हैं कि 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा सकती तैयारियां लगातार की जा रही है। सभी धामों में जो यहाँ पर व्यवस्था है वो दुरुस्त कर दी गई है
और यहाँ पर जो मौसम क्योंकि बदलता रहता है, मौसम के तहत यहाँ पर जो परेशानी होती है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी करने की बात की गई है। तो साफ तौर से बद्रीनाथ धाम के यहाँ पर कपाट खुल रहे हैं, चारों धाम के यहाँ पर कपाट खोल दिए गए हैं और जो श्रद्धालु है उनका आना लगातार जारी है। जी श्रद्धालुओं का आना जारी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज पहले दिन ही मौजूद रहे। पहली जो पूजा अर्चना है, पहला महाअभिषेक है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हुआ। किस तरीके से वहां पर तैयारियां पहले से की गई थी? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि मौका जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का था, उसको लेकर के यहाँ पर जो मुख्य पुजारी है मंदिर के, उनकी तरफ से लगातार तैयारी की जा रही थी। करीब काफी दिन पहले से लगातार यहाँ पर क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर कहा है कि श्रद्धालु संख्या सीमित होगी और किस तरीके से उनको यहाँ पर आना है, कोरोना के नियमों का पालन भी करना है। तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद कहीं ना कहीं धाम खोले गए हैं। खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करी है। तो एक कहीं ना कहीं देश के साथ पूरी दुनिया को भी एक संदेश है कि चारधाम यात्रा सुरक्षित है, कोरोना नियमों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। कोरोना क्योंकि अभी चौथी लहर है और उसके बावजूद यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की सावधानियां हैं और एक संदेश कहीं ना कहीं यही करने की कोशिश की गई है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो क्योंकि मार्ग यहाँ पर काफी अवरुद्ध हो जाते हैं, वैकल्पिक मार्गों की लगातार यहाँ पर प्रयास किया जाता है, वो सरकार दर्शन जारी है और कठिनाई ना हो यहाँ पर श्रद्धालुओं को, उसको लेकर सारी तैयारी की गई है। सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चले और उसको लेकर के सरकार यहाँ पर तत्पर भी नजर आ रही है और पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। फिलहाल 2 साल बाद ये धाम एक बार फिर से खुले हैं, क्योंकि कपाट जो आम दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए खोले गए हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। इसके बाद जिस तरीके से श्रद्धालु में उत्साह है, किस तरीके से श्रद्धालु इस बार दर्शन करने आ रहे हैं? बता दूं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाना है। हालांकि कोरोना टेस्ट की यहाँ पर जो बंदिशें थी उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं मना कर दिया जाता है सरकार की तरफ से। कोरोना टेस्ट की यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो लाना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मास्क लगाना जरूरी है और सरकार की तरफ से कहा गया कि जो श्रद्धालु की संख्या होगी, जो प्रतिदिन यहाँ मंदिर में पहुंचेगी, उनकी संख्या सीमित की जाएगी। उसको लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो यहाँ पर 11 की टीम है यहाँ पर जो और जो यहाँ पर दल है उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। सरकार लगातार कोशिश करती है कि चारधाम यात्रा में जो यात्री पहुंचे, क्योंकि उत्तराखंड की यहाँ पर सरकार की एक आय का ही बड़ा स्रोत है और जो लोग वहाँ पर जीवन यापन करते हैं और इससे अन्य राज्य में कई लोग प्रभावित होते हैं। तो चारधाम यात्रा सुचारू चले, लोगों का जो जीवन यापन करने का एक जो यहाँ पर साधन है वो कहीं ना कहीं सही हो और चारधाम यात्रा के तहत लोगों को सुविधाएं हो और जो श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं अपने यहाँ पर भगवान अपने आराध्य के पास, उनको यहाँ पर दिक्कतें ना हो, उसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है। अमित, कौन कौन से नियम कोरोना को देखते हुए यहाँ पर रखे गए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए, हालांकि अभी उत्तराखंड में उतने केसेज नहीं आए, लेकिन जब बाहर से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो कहीं ना कहीं कोरोना के नियम अगर पालन नहीं किए जाते हैं तो उसमें कोरोना कहीं ना कहीं फैले ना, उसको लेकर के यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उसने एडवाइस जारी कर दी है। यहाँ पर जो पूरी तरीके से, हालांकि कोरोना की जो यहाँ पर टेस्टिंग है वो यहाँ पर उसका जो यहाँ पर पर्यटक है उनको लानी होती है, लेकिन यहाँ पर कोरोना के जो श्रद्धालु जाएंगे कोरोना के माध्यम से, अगर बात की जाए कोरोना के नियमों को देखते हुए, तो एक सीमित संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे सभी धामों में और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें वो पूरा मुस्तैद है, कोई अगर दिक्कत किसी श्रद्धालु को होती तो वो पूरी की जाएगी। उसके साथ यहाँ पर जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी करने की बात की जा रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को सुचारू चलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यही कोशिश है सरकार की कि कोरोना की चौथी लहर के बावजूद चारधाम यात्रा सुचारू चले, उसको लेकर चाल चौबंद यहाँ पर तैयारियां की गई है और उसको लेकर के आगे कार्रवाई यहाँ पर लगातार की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से हमने देखा, उत्तराखंड जो है वो पर्यटन पर निर्धारित रहता है, पूरे तरीके से पर्यटन पर निर्भर रहता है। अब कुछ ही दिन पहले केदारनाथ धाम के भी कपाट खुले, अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनको भी रोजगार और कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा यहाँ पर एक बार फिर से मिलता नजर आएगा। आपको बता दूं, देवभूमि उत्तराखंड की पहचान यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा स्रोत है। अगर लोगों की आय का तो पर्यटन है। उत्तराखंड में कई ऐसी मनमोहक जगह है। चारधाम यात्रा की बात करें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और एक देश के साथ साथ दुनिया में कहीं ना कहीं मैसेज जाता है। और क्योंकि 6 से 7 महीने ये चारधाम यात्रा चलती है, तो इस चारधाम यात्रा में जो रेवेन्यू होता है सरकार को भी प्राप्त होता है और जो वहाँ लोग जो जीवन यापन करते हैं वही एक चारधाम यात्रा का ही स्रोत इनका है। तो
चारधाम यात्रा को सुचारू चलाने के लिए वहाँ के लोगों को दिक्कतें ना हो, यहाँ के यात्रियों को दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उसको लेकर सरकार लगातार कोशिश करती है। कोरोना काल में हालांकि दिक्कतें काफी हुई हैं और 2 साल से क्योंकि यात्रा सुचारू नहीं चल पाई तो लोगों को इसमें काफी दिक्कतें हुई थी। और पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो चारधाम यात्रा घूमने जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उनको दिक्कतें ना हो, क्योंकि संदेश जो है वो गलत ना जाए देश और दुनिया में, उसके लेकर सरकार लगातार कार्य करती है। और अगर धामी सरकार की बात करें तो इस बार जो तैयारियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा जुड़ाव रहता है चारधाम यात्रा से, तो उनकी नजर कहीं न कहीं रहती है। तो पूरी तरीके से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाया गया है और कोई दिक्कतें ना हो उसको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार की नजर तक ये चारधाम यात्रा में लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की गई है अमित? तो आपको बता दूं कि चारों धाम की बात करें, गंगोत्री धाम की बात करें, यमुनोत्री धाम की बात करें, केदारनाथ धाम की बात करें, बद्रीनाथ धाम की बात करें, कि लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लगातार की गई है। यहाँ जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में अगर कोई दिक्कतें होती है तो वो जो टीम है वो लगातार यहाँ पर दिक्कतें दूर कर सके। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से जो यहाँ पर अवैध तत्व उनसे निपटने के लिए सरकार लगातार तैयार रहती है। और रास्ते की बात करें जो लगातार जो चारधाम रास्ता के रास्ते हैं वो पूरे सुचारू तैयार किए गए और सरकार की जो यहाँ पर तैयारी है, जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कोई भी यहाँ पर घटना न घटे और किसी प्रकार से यहाँ लोगों को दिक्कतें ना हो। ठीक है, जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता रहता है, हमने देखा जो लगातार केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो, पहाड़ी क्षेत्र की वजह से मौसम अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। फिलहाल के मौसम की बात करें तो किस तरीके से मौसम है? देखिए, बात करें चारधाम यात्रा की पहाड़ी क्षेत्र में, अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के जो पहाड़ है वो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। और क्योंकि आपदा क्षेत्र लगातार उत्तराखंड में यहाँ पर आपदाएं आती रहती हैं और उससे लोग प्रभावित होते हैं, तो एक सरकार की नजर है लगातार कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है अगर उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। अगर मार्गों में कोई यहाँ पर दिक्कतें आती तो उसको कहीं ना कहीं रूप से तैयार किया जाए। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अभी मानसून आने में समय है, जैसे मानसून अगर आता है तो उसके बाद दिक्कतें होती है, तो सारी तैयारियां सरकार पहले से पुख्ता कर लेना चाहती है और काफी हद तक उसमें कार्य भी किया जा रहा है। और आगे जैसे जैसे समय होता रहेगा चारधाम यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि यात्रियों की आने की संख्या के हिसाब से यहाँ पर चीजें और जो समीकरण वो लगाए जाएंगे, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा और श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचे और एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो, उसको लेकर सरकार कार्य कर रही है। कोई दिक्कतें ना हो उसको लेकर के लगातार प्रयास कर रही है और पूरी तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रही है। श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है 2 साल बाद जब धाम के कपाट खुले? हाँ बिल्कुल, श्रद्धालु कहीं ना कहीं पूरे जोश और खरोश के साथ चारधाम यात्रा में पहुंच रहे। हमारी कई श्रद्धालुओं से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर से कहना था कि कोरोना काल में वो अपने आराध्य के पास नहीं पहुंच पा रहे थे और चारधाम यात्रा क्योंकि सपना होता है, लोगों का इंतजार होता है कि चारधाम यात्रा की जाए, बद्रीनाथ धाम के यहाँ पर दर्शन किए जाए। केदारनाथ धाम जो पूरी तरीके से कहा जाता है कि शिव का घर है और भोलेनाथ वहाँ पर साक्षात विराजमान है, एक अलग ही नजारा वहाँ देखने को मिलता है। साक्षात शिव के दर्शन कहीं ना कहीं इंसान वहाँ पर कर पाता है अगर श्रद्धा से वहाँ जाए, तो लोगों के अंदर उत्साह है। और सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार की कोशिशें जो है वो इसलिए रंग ला रही है क्योंकि लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पर क्योंकि चारों धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, बद्रीनाथ के आज खोले जा रहे हैं, केदारनाथ के 6 तारीख को यहाँ पर खोल दिए गए थे, गंगोत्री यमुनोत्री के 3 मई को खोल दिए गए थे, तो श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं अपने आराध्य के पास पूजा पाठ करने और एक जो अनुभव है चारधाम यात्रा का उसको लेने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और लोगों में ये उत्साह देखते इसलिए बनता है क्योंकि जिस तरीके से अभी शुरुआत है और जो लोग पहुंच रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। ठीक है, लोगों का उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस बार लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में तो आज ही लोगों ने दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे, तो क्या कोई कोरोना को देखते हुए कोई नए नियम कानून बनाए गए जिसको लेकर, अगर रजिस्ट्रेशन की बात हम करें तो क्या कोई संख्या निर्धारित की गई है कि एक दिन में इतने ही श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर पाएंगे? इस तरीके के कोई कानून सरकार द्वारा बनाए गए? देखिए, जिस तरीके से बात की चारधाम यात्रा क्योंकि अभी शुरू हुई है और आगे इसमें चीजें होनी है, सरकार का पहला लक्ष्य यही था कि लोग यहाँ पहुंचे, क्योंकि जो संदेश जा रहा था कोरोना के काल के बीच में कि चारधाम यात्रा में नहीं पहुंचा जाएगा, तमाम बंदिशें होंगी, तो वो सरकार कहीं ना कहीं उसको बंदिशें हटा दी गई है, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अब आगे क्योंकि संख्या सीमित करने की बात की गई है, लाखों रजिस्ट्रेशन यहाँ प्रतिदिन हो रहे हैं, तो अभी फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं आया, लेकिन ये नियम आगे आना जरूरी है क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दिन हुए हैं और जैसे जैसे यात्रा बढ़ती रहेगी कोरोना के नियमों का पालन यहाँ पर कराया जाएगा। जो बंदिशें हैं वो अभी हालांकि हटा दी गई, लेकिन
आगे नियम आएंगे और उसको लेकर के यहाँ पर असर का लगातार तैयारी करी। फिलहाल जो चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं उन पर ऐसी कोई बंदिशें नहीं की गई है। हाँ, कोरोना नियम को देखते हुए एक एडवाइजरी जो जारी की गई है कि अपना कि एक उचित दूरी बना करके यहाँ चला जाए, मुंह में मास्क लगाया जाए, वो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर जरूरी कर रही है श्रद्धालु। और सबसे बड़ी बात ये है कि श्रद्धालु चीज को मान भी रहे हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। अब जैसे संख्या आगे बढ़ेगी श्रद्धालुओं की, उस हिसाब से अगर कोई दिक्कतें आती हैं यहाँ पर, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार यहाँ पर टीम मुस्तैद की हुई है, कोई दिक्कतें अगर किसी को होती कोरोना से मिले, अगर कोई लक्षण यहाँ पर पाए जाते हैं तो उस तरीके की यहाँ पर लगातार जाँच की जा रही है, इलाज किया जा रहा है। और अगर आगे ऐसी कोई दिक्कतें होती है तो एडवाइजरी जारी की जा सकती है, नियम बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन यात्रा कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चले उसको लेकर के लगातार कार्य किया जा रहा है। अमित, फिलहाल जिस तरीके से हम देखें कि अब 6 महीने के लिए ये धाम खोले गए हैं ग्रीष्मकाल के लिए, इसमें अभी जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए थे तो 6 मई को प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम जो था वो कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं। उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का अलग ही नाता है। अब बद्रीधाम के भी कपाट खुल गए हैं, यानी कि चारों धाम की यात्रा अब शुरू हो गई है, तो क्या प्रधानमंत्री का कोई दौरा यहाँ पर हो सकता है? हाँ, देखिए, केदारनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले जरूर राजनीतिक गलियारों में यहाँ पर चर्चाएं थी। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। हालांकि सरकारी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया था, क्योंकि केदारनाथ धाम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग ही आस्था है। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि भगवान भोलेनाथ में उनकी किस प्रकार की आस्था है, कितने बड़े भक्त वो भगवान भोलेनाथ के हैं। जरूर कयास जरूर लगाए जा रहे थे, सरकार कार्यक्रम हालांकि जारी नहीं हुआ था। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड ना आए, क्योंकि कपाट खोले जा चुके हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता है, एक विश्वास है, एक उनका पूजा अर्चना लगातार की जाती है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धाम के यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं, इसको लेकर इनकार नहीं किया जाता। लेकिन हालांकि अभी धाम क्योंकि खुले हैं, शुरू हुए हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सरकार का ध्यान इस समय श्रद्धालु की संख्या पर को यहाँ पर नियंत्रण करना है और दिक्कतें ना हो उसको लेकर के। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, उससे पहले यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम जारी किया जाएगा और उसको लेकर तैयारी की जाएगी। हालांकि अभी ऐसी कोई यहाँ पर जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का जो नाता है चारधाम यात्रा से वो अटूट है और यहाँ पर अलग ही प्रेम है उनका है, उसको लेकर के और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा रद्द कर दी गई और उसके जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर 9 मई यानी कल सोमवार को प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी जिला ब्लॉक स्तर पर सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और इस धांधली के खिलाफ और सरकार की विफलताओं को और नाकामियों के विरोध में 9 मई को सभी जिला मुख्यालयों और सभी ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन रजनीश किमटा ने सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों, अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों, विभागों के पदाधिकारियों को इस धरना प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी विभागों में हो रही भर्तियों में धांधलियां हो रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। पुलिस परीक्षा पेपर लीक होने के बाद भी सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह मामला अब उजागर हो गया है और अब सरकार को परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। इसके खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पुलिस में भर्तियां होनी थी जिनकी लिखित परीक्षा को रद्द किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
जिन बच्चों ने तैयारी की थी, जिन्होंने इस टेस्ट को क्लियर किया था, उनके मन में बहुत निराशा है। और जहां सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और इस तरीके से ये बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप जानते हैं कि हाल में ही 1,87,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और एक एक बच्चे से 300 रुपये इसको भरने के लिए लिया गया। और जब ये बात सरकार के ध्यान में आई कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता लगता है कि ऐसी कोई हेरा फेरी हुई है या कोई ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बारे में क्यों जवाब नहीं दे रही सरकार? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ना ही इसकी छानबीन करने के बारे में कोई आदेश सरकार ने दिए हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं भी हमारे को रोज़गार की कोई संभावना नहीं नज़र आती, तो कोई देखते हैं कि जी पुलिस में भर्ती होने जा रही है, लोग हमारे पास भी सिफारिश करने आते हैं कि भी हमारी मदद कर दो, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास कोई भविष्य हमारे को नज़र नहीं आता, हमारे घर से कोई भी रोज़गार में नहीं है। तो उन बच्चों ने इसमें आवेदन भरा था और उनके परिवार को एक आशा थी कि आने वाले समय में हमारे बच्चों की अपनी योग्यता के मुताबिक उनको ये भर्ती जो हो रही थी उसमें कंसिडर किया जाएगा और वो टेस्ट क्लियर करके पास होकर वो नौकरी में लगेंगे। पर जो ये हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सरकार इसकी छानबीन करे। जिन्होंने ये पेपर लीक किया है उसके ऊपर सख्त से इस खबर पर जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से बात करें पेपर लीक मामले की, तो उसमें अब कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि आने वाले समय में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या इसी का ये कहें कि जो सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन कल कांग्रेस कर रही है, वो इसी वजह से किया जा रहा है? जी मुस्काना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि अभी तक जो विपक्ष था, जो कांग्रेस थी, वो एक सुप्तावस्था में थी और बिल्कुल भी वो कहीं किसी फ्रंट पे नजर नहीं आ रही थी। तो ये जो भर्ती, पुलिस की भर्ती में जो ये पेपर लीक मामला, ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया है और विपक्ष इसको भुनाना चाहता है। प्रतिभा सिंह अभी नई अभी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी और वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर विपक्ष को एकजुट करके, कार्यकर्ताओं को अपने एकजुट करके सड़कों पे उतारा जाए, तो वो जो जनता के बीच है वो संदेश भेजा जा सकता है कि हम लोग कांग्रेस एकजुट है और सत्ता में वापसी के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए जो आक्रामकता चाहिए सरकार के खिलाफ या सत्ता के खिलाफ जो गुस्सा होता है, उसको भुनाने के लिए जो प्रतिभा सिंह है वो इस मुद्दे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती। और वो उन्होंने जो ये मुद्दा है इसके ऊपर अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी लोगों को कहा है कि वो अपनी जो जिला मुख्यालय है, ब्लॉक लेवल है, सभी पर धरना प्रदर्शन होगा और सभी पदाधिकारी अपनी उपस्थिति वहां पे सुनिश्चित बनाएंगे। कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस धरने प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेगा। तो ये साफ तौर पर है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को बिल्कुल भुनाना चाहता है और उसको पता है कि ये बेरोजगार 74,000 जो बेरोजगार युवा है, उनके साथ एक बड़ा जो एक मजाक हुआ है, तो उसको वो निश्चित तौर पर उसको पता है कि 74,000 युवाओं को अगर उनका ये मामला उठता है तो सीधे सीधे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को उसका सीधा लाभ पहुंचेगा। टीना जी, कल कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है प्रदेश में, कहाँ ये प्रदर्शन प्रस्तावित है? जी, अब जैसे मैं आपको बताऊं, सभी जिला, जो 12 जिला मुख्यालय हैं, सभी ब्लॉक मुख्यालय हैं और जितने भी उपमंडल स्तर पर जितने भी लोग हैं, अपने अपने जो ऑफिस के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी मतलब जिला मुख्यालय पे मेनली ये जिला मुख्यालय है, डीसी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन करेंगे। अपने कार्यालय से ये प्रदर्शन शुरू होगा और ये डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन आएगा और वहां पर ये ज्ञापन भी सौंपेंगे उपायुक्त को। और जो ये उपायुक्त के माध्यम से जो ये है, उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री तक को ये ज्ञापन सौंपेंगे कि इस जो पुलिस भर्ती मामला है, इसमें सरकार की जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित की जाए और सरकार ने जो इतना बड़ा जो मजाक 74,000 युवाओं के साथ किया है, जो लोग हैं, जो युवा मान बैठा था कि मैं एक सरकारी नौकरी में जा रहा हूँ, या इतनी मेहनत वो 6 घंटे लगाकर पुलिस राउंड निकालने के लिए मेहनत की थी, लिखित परीक्षा निकालने के लिए भर्ती की थी, उन युवाओं के साथ सीधे सीधे तौर पर ये जो मजाक सरकार ने किया है, सरकार के संरक्षण में जो दलालों ने जो ये पेपर लीक किया है,
इससे सीधा जो असर है वो युवाओं के करियर पर पड़ा है। कई युवा जो है इससे ओवर एज हो जाएंगे और अगली जो भर्ती है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। तो मंडल स्तर पे और मुख्यालयों पर ये बड़े धरना प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जो आरोप अभी तक कांग्रेस पे लगते रहे कि वो अपने कार्यालय के बाहर तक प्रदर्शन में सीमित रह जाती है, अपने कार्यालय के बाहर आके थोड़ी देर के लिए नारेबाजी करती है और अंदर चली जाती है। तो अब देखने वाली बात है कि इस प्रतिभा सिंह इस प्रदर्शन को कितने बड़े स्तर तक ले जा पाती हैं, कितने बड़े स्तर तक वो कार्यकर्ताओं को जोड़ पाती हैं अपने साथ में। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनपी न्यूज़। नमस्कार।